दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं ज्योति IAS योर अचीवमेंट्स आवर गोल। कि दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं हमें कि हमारी वीडियो में क्या क्या चेंजेस चाहिए। बेसिकली हम जो आज डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस आज करेंगे द हिंदू। 2 सितंबर है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो द हिंदू की एनालिसिस करेंगे। जो भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है उनको एक डीपली बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे। हमारे प्रीलिम्स के लिए और UPSC मेंस के लिए, दोनों के लिए हम अच्छे से के लिए हम बेसिक डीपली हम उन्हें एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ जो आई थी वो आई थी कि GST रेवेन्यू फॉल हो गया है 12% इन अगस्त। बता रहे हैं कि GST का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो इस मंथ जुलाई के से कंपेयर करके बताया गया पिछले साल के बेसिस पे 2019 के बेसिस पे लेके और इस साल का जो बेस लिया गया। तो एक साल में जो फॉल हुआ है रेवेन्यू, GST के रेवेन्यू फॉल में 12% का हुआ है। कितना करोड़ का हुआ है? तो 86,499 करोड़ रुपए का क्या है फॉल हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अगर मेजर डिक्लाइन हुआ है तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद, और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कंट्रीब्यूट करा है तो वो उत्तर प्रदेश हो गई, और आपकी सबसे ज़्यादा आपके करा है तो वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने करा है। और सबसे ज़्यादा कम करा है तो मैंने बताई दिया आपको मेजर स्टेट जो अभी दिखा रही है, महाराष्ट्र हो गई, वेस्ट बंगाल हो गई और तमिलनाडु हो गई। ठीक है दोस्तों, इनने बताया था कि 1% जो है वो पिछले साल से ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। पिछले महीने से 1% और डिक्लाइन हो गया। पिछले महीने हमारा जो आया था वो 87,422 करोड़ रुपए का आया था। इस महीने हमारा जो कलेक्शन आया GST का वो 86,499 आया है। ठीक है दोस्तों, और ये पिछले साल से 12% गिर गया है। ठीक है, ड्रॉप हो गया 12%। ठीक है दोस्तों, और ये डाटा जो रिलीज़ करा गया है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ करा गया है। ठीक है दोस्तों, ये करा गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ट्यूसडे को रिलीज़ करा गया था। ठीक है दोस्तों, अब तो GST के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, GST के बारे में पूरा हम एनालिसिस करते हैं। GST क्या है इंडिया के अंदर? तो GST इज़ नोन एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स which has replaced many indirect taxes in India such as excise duty, VAT, service tax, etc. The Goods and Service Tax Act was passed in Parliament on 29th March 2017 and came into effect on 1st July 2017। तो सारा इस गुड्स और जो सर्विस टैक्स है GST वो एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने बहुत सारे जितने भी टैक्स हुआ करते थे उन सब के हटा के, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, बैट्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, उन सबको हटा के एक टैक्स ला दिया। एक वन कंट्री वन टैक्स करके एक फिनोमिना ला दिया। ठीक है दोस्तों, इन अदर वर्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लीव्ड on supply of goods and service tax law in India is a comprehensive multi-state destination based tax that is levied on every value addition. GST is a single domestic indirect tax law for the entire country। मैंने जो बताया था कि इसे वन कंट्री वन टैक्स का वही फिनोमेना है। तो आपको समझ गए होंगे कि GST एक्चुअल में है क्या। फिर देखते हैं इसकी जनरी कैसी रही इसकी अब तक। तो the GST generally began in the year 2000 when a committee was set up to draft law। 2000 में इसकी एक कमेटी बनाई गई थी। 2000 में इसकी एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें GST की जनवरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इट टुक 17 years फ्रॉम द लॉ ऑफ टू इवॉल्व। इसे 17 साल लग गए इसे अब तक आने में। इन 2017 the GST will pass in Lok Sabha and the Rajya Sabha। On 1st July 2017 the GST law came into force। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ GST के क्या है? रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, हायर थ्रेशोल्ड फॉर GST रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन स्कीम फॉर ऑल स्मॉल बिजनेस, सिंपलर ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर GST complaints, relative lesser complaints under GST, defined treatment for e-commerce activities, increased efficiency in logistics, regulate the unorganized sectors। तो ये इसके कुछ एडवांटेज थे अब GST के। फिर ये देखते हैं इसके कंपोनेंट क्या क्या है। GST के कंपोनेंट इसके देखते हैं। देयर आर इसके तीन तरीके के वो हैं कंपोनेंट्स। पहला CGST, SGST, IGST। तो CGST के बारे में देखते हैं। इट इज़ ए टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल। कि ट्रांजैक्शन हैपन विद इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हैपन होंगे तो उसको हमने CGST के अंदर बोल दिया। फिर SGST इज इट
इट इज़ द टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल, अर्थात ए ट्रांजेक्शन हैपन विद इन द महाराष्ट्र। एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि अगर कोई हो रहा है तो उन्होंने बता दिया। और ये समूहपुराले में क्या था, इट इज़ ए टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा स्टेट सेल पे, और इसमें इट इज़ ए टैक्स कलेक्टिव बाय द स्टेट, जो स्टेट के द्वारा वो सेंटर के द्वारा टैक्स कलेक्ट। और ये थर्ड क्या है, इट इज़ ए टैक्स कलेक्टिव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट। एग्जाम्पल तौर पे तमिलनाडु से और मतलब महाराष्ट्र से तमिलनाडु के लिए। तो ये 3 इसके कंपोनेंट्स हैं। आई होप आपको ये पूरा मतलब सिनेरियो क्लियर हो गया होगा जीएसटी से रिलेटेड। देखते हैं हमारा नेक्स्ट इशू क्या है। तो टेलीकॉम कंपनीज गेट 10 years टू पे AGR ड्यूज टू गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये AGR मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें बताया है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, 10 साल उनको उन्हें समय दे गया है जो अपना AGR मतलब पे कर सकती हैं। वही न्यूज़ थी अभी सेंटर में और टेलीकॉम कंपनी में, मतलब उनने सेंटर ने बोलवा था कि 20,000 का समय मांगा था, 20 ईयर का समय मांगा था, और अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उसको टेलीकॉम कंपनी को 10 ईयर का समय दिया है कि वो AGR अपना पे कर सकें। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो देखेंगे वो AGR को ही देखेंगे। AGR है क्या, what is the AGR? तो telecom operator are required to pay the license fee and spectrum charge in the form of revenue share to the center. The revenue amount used to calculate this revenue share is termed as AGR. According to the Department of Telecommunication, the calculation should incorporate all revenue earned by a telecom company, including from non-telecom sources such as deposit, interest, and sale of assets. The companies, however, have been of the view that AGR should comprise the revenue generated from telecom service only. Non-telecom revenue should be kept off it. मतलब बता रहे हैं टेलीकॉम जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उनको मतलब उन्हें मतलब पे करते हैं लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम चार्ज पे करते हैं कि वो रिवेन्यू के फॉर्म में मतलब सेंटर को, जिससे कि वो अपना मतलब जो भी कैलकुलेशन है या जो भी मतलब ऑपरेशन है उनको मतलब डील कर सकें। तो आपको AGR मतलब क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्या है। तो ये हमारी जो है इंडिया एम फॉर बैलेंस विद स्लीव और मल्टीलेटरल मीटिंग्स, मतलब बताना है कि SCO की अभी मीटिंग होने वाली है 10 सितंबर को। तो उसके लिए एस जयशंकर प्रसाद और अपने डिफाइंस मिनिस्टर जो भी हैं राजनाथ सिंह हैं वो, और एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हमारे यहाँ जयशंकर प्रसाद, तो वो अभी उसके लिए SCO की मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। तो वहाँ पे मल्टीलेटरल मीटिंग होने वाली है, तो उसी के बारे में यहाँ पे पूरा बोला गया। और इंडिया का जो एम रहेगा वहाँ पे मीटिंग में वो यही रहेगा कि हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है अमेरिका और चाइना से, उसको मतलब बैलेंस करना। ठीक है दोस्तों, तो उसी के ऊपर ये पूरी करी जाएगी। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे 10 अगस्त को क्या रहता है, तो उसी के बारे में मतलब बात करेंगे। अभी हम जहाँ पे जो बात करेंगे वो SCO के बारे में बात करेंगे। SCO है क्या एक्चुअल में, तो SCO क्या है, SCO है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, SCO जो फाउंडेड इन शंघाई बाई लीडर्स ऑफ चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, इनके द्वारा 2001 में मतलब इससे बनाया गया था। ये यूरोपीय एशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। द मेन जिसका एम क्या है, मतलब इसको डेवलप करने का, इसके ऑपरेशन को मतलब बनाने का, स्टेबल करने का। तो रिजॉल्विंग बॉर्डर इशू, सिक्योरिटी कंसर्न, मिलिट्री कॉर्पोरेशन, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, कल्चर कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों, ये इसके मेन एम है जो मतलब SCO करता है। ठीक है दोस्तों, तो SCO के बारे में आप आई होप समझ गए होंगे। और ये ध्यान रखना, ये 2000 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए आज की जो न्यूज़ है वो है ये। मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा NCRB की, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के ऊपर। ठीक है, तो अभी इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया कि एक्सीडेंटल और डेथ रेट, सुसाइड्स रेट, एक्सीडेंटल डेथ्स और सुसाइड जो है रेट्स है उसका मतलब 2000 की कंपेयर में करी गई है। बताया गया कि इस साल मतलब बढ़ गए हैं। ठीक है, मतलब डेट है जो बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देखिए दोस्तों, इससे मतलब पता चलता होगा। देखिए 2015 से लेके 2019 तक का यहाँ पे आंकड़ा मतलब दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन है वो बता रही है एक्सीडेंटल डेथ, और जो रेड कलर की है वो दिखा रही है चेंज इन दी सुसाइड। मतलब तो ये देखिए पहले तो कुछ 2016 में मतलब डाउन हो गया था, फिर एकदम से 2016 से 17 तक तो ठीक था, फिर 2017 से 18 के बीच में हाइक हुआ है, फिर 18 से 19 के बीच में तो मतलब बिल्कुल ही हाइक हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बताया गया है।
और इसके कुछ हम आंकड़े बात कर लेते हैं। मतलब बताया गया कि जो सुसाइड के केस हैं और एक्सीडेंट केस हैं वो मतलब इंक्रीज़ हुए हैं अक्रॉस 2018 के फिगर लिए गए हैं, तो बताया गया है कि मतलब इंक्रीज़ हुए हैं बहुत ज़्यादा। ये मतलब किसके द्वारा बताया गया है? ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा रिपोर्ट दी गई है। और जो सबसे ज़्यादा मतलब वो केसेस आए हैं वो फैमिली से, मतलब फैमिली मेम्बर्स के, मतलब जो फैमिलीज़ हैं उनके, और जो मतलब स्टेट टॉप पे है वो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, पंजाब है और राजस्थान है। और सुसाइड जो केस हैं वो मतलब कितने हैं? 1,34,000 से लेके बढ़ के कितने हो गए? 1,39,000 हो गए, जिसमें से 97,613 मतलब मेल सुसाइड थे। और जो कि मतलब सबसे ज़्यादा जो डेली वेजेस वाले सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय डेली वेजेस वाले थे, और सेल्फ एम्प्लॉयड थे पर्सन थे, और अनएम्प्लॉयड थे। मतलब उन सारी की रिपोर्ट एक मैं वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा पूरा डाटा इसका एनालिसिस करके। तो इसमें पूरी यही बताई गई है कि मतलब जो एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड के जो केस हैं वो मतलब बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया। बात करते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। NCRB हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में है। और जो 1986 मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होमर्स के द्वारा डेवलप बनाया गया था। और इसका फंक्शन क्या होता है? रिपोजिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स। मतलब क्या होता है कि इसका काम क्या होता है कि क्राइम और क्रिमिनल पर जो रिपोर्ट होती है, इंफॉर्मेशन, तो उसको देता है। और जिससे क्या हेल्प क्या मिलती है? असिस्ट द इन्वेस्टिगेशन इन लिंकिंग क्राइम टू परसेप्ट्रेटर्स, मतलब जो कि मतलब जो बाद में उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके द्वारा। इट वाज सेटअप अब बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन 1977 और 1988 एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स 1985। NCRB bring out the annual comprehensive statistics of criminal crime across the country, Crime in India report. Being published in 1953, the report serves as a crucial tool in understanding the law and order situation across the country. तो ये पूरा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में था दोस्तों। आई होप आपकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके ज़रूर ये बताएं कि इसमें क्या कमी रही हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।